हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर को पढ़ लिया। बिफोर डिस्कसिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाई वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट वेक्टर एनालिसिस, because in this chapter many terms like velocity, displacement, acceleration, these are vector quantities। तो उनको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने पहले जो है अपने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर को पढ़ लिया। अब स्टूडेंट, आज से हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड है मोशन एंड थर्ड है रेस्ट। मोशन कंडीशन देखनी है कि मोशन बॉडी मोशन में है या रेस्ट पोजीशन में है, तो इसको देखने के लिए थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे हम लोग। और फिर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि आज ही हम लोग देख लेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना है। इन ग्राफ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब बॉडी होगी तो हमें उस मोशन को कैसे डील करना है, इसको भी स्टडी करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना होगा इस चैप्टर में। एंड डिफरेंशियल और कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं वो भी इस चैप्टर में हमें देखना होगा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है, ये चीजें जो है हमने आपको अब देखते हैं। इसका जो फर्स्ट हेडिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रिक्वायरमेंट क्या है मोशन चैप्टर में, और क्या हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले से जानते हैं। तो हम लोगों ने 3 डायमेंशनल एक्सिस, ऑर्थोगोनल एक्सिस एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में पढ़ रखा था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस एंड विच आर यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से 3 डायमेंशनल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को पढ़ रखा हुआ था। वहां पे हम लोगों ने कहा था कि ये जो 3 डायमेंशनल एक्सिस हैं, इनसे हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं। अब भाई मान लीजिए इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी कोई बॉडी प्लेस्ड है, अगर हमें उस बॉडी की पोजीशन को डिनोट करना है तो हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। इट मींस 3 डायमेंशनल एक्सिस ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। साथ में एक टर्म और लेते हैं, टाइम। क्लियर? तो मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी यहां पर सिचुएटेड है, तो हम ओरिजिन से उस बॉडी को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें इस बॉडी की पोजीशन मिल जाएगी। वो बॉडी एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस पे, जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस पे है, ये भी जो है डिनोट कर सकते हैं। ऐसा हमने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में किया हुआ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस attached to a specified body relative to which the position of a particle or the time occurring in space can be described is known as space time frame of reference। तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप के स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। वो होता क्या है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये है, और किसी भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर? एंड वो बॉडी की पोजीशन किस टाइम पर कहां है, ये हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब यहां पर बात यह हो रही कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बॉडी पर ही आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट करना है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, अगर हम किसी ट्रेन पर हैं
और ट्रेन पर ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेट करके रखा हुआ है। तो जब हम ट्रेन पर होंगे और ट्रेन पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेट करके रखेंगे तो ओरिजिन से ट्रेन में कोई भी बॉडी अगर है तो उसकी जब पोजीशन को हम मीट करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ओरिजिन से उस पॉइंट की पोजीशन, जब हम ओरिजिन से उस बॉडी को जब हम ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें वो बॉडी, ट्रेन में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होगी। बट अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसी ट्री में लेट कर लें जो कि ट्रेन के बाहर है और फिर ट्रेन में किसी बॉडी की पोजीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो बॉडी अपनी पोजीशन क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। तो स्टूडेंट ये भी काफी मायने रखता है कि आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस स्पेसिफाइड बॉडी पर लेट कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्पेस टाइप फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेस टाइप फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में 3 डायमेंशनल एक्सिस ही होते हैं। इनकी ओरिजिन से हम किसी भी बॉडी को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, उसे ही उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे और ये उस बॉडी की पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम बताएगा चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है, जिसकी हेल्प से हम उस बॉडी की मोशन की स्टडी कर सकते हैं। अब 2 टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है यहां पर, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब मोशन में भी हो सकता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 1 सेकेंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लीजिए किसी ऐसी स्पेसिफाइड बॉडी के ऊपर आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट कर लिया है जो बॉडी मोशन में, तो अगर वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इट मींस उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। जब हम आपसे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो स्टूडेंट हम आपसे एक बार दोबारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर बात हो रही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो एक्सेलरेटेड होते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक ट्रेन है जहां पर आपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी बॉडी के ऊपर लेट करके रखा हुआ है और ट्रेन हमारी अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए मोशन कर रही है, तो ऐसे केस में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपका एक्सेलरेटेड होगा और इस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप अर्थ में किसी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक रिजल्टेंट फोर्स दिखाई देगा। स्टूडेंट अभी आपको इन बड़े बड़े टर्मों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट केवल अभी आपको ये रखना है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा, इट मींस वो स्टैटिक होगा, इट मींस उसमें वेलोसिटी 0 होगी, या तो वो वेलोसिटी जो भी होगी उसकी कांस्टेंट होगी और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका वो है जो एक्सेलरेटेड होगा और रोटेटिंग होगा। मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी रोटेट कर रही है और आपने उस पर जो है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट कर लिया है, तो उस केस में भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब स्टूडेंट कोई बॉडी मोशन में है या नहीं, इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? किसी बॉडी की मोशन और रेस्ट कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें उस बॉडी के सराउंडिंग को देखना होता है या एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस बॉडी को आप क्या बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। और अगर चेंज करता है तो वो बॉडी मोशन में, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो बॉडी मोशन में। सपोज दैट यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू टाइम
हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो फिर ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि हम मोशन में, और अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि हम रेस्ट में। क्लियर है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम में अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करती है तो वो बॉडी बेटा मोशन में होगी, और अगर वो बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो बॉडी रेस्ट में कही जाएगी। ठीक है? तो मोशन बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है यार, हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो हम मोशन में, और अगर हम अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम रेस्ट में। क्लियर? रेस्ट में बॉडी है या मोशन में बॉडी है ये कई बार डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। सपोज दैट हम सब लोग अर्थ में हैं मान लीजिए, और हमें कोई बॉडी अर्थ से अर्थ में ही, ये मान लीजिए हम ऑब्जर्वर हैं, हमारे पास आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट किया हुआ है, देन हमारे सामने कोई बॉडी है वो हमें रेस्ट में दिखाई दे सकती है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम सन में लेट कर लेंगे तो फिर वही बॉडी हमें मोशन में भी दिखाई दे सकती है। क्लियर सी बात है स्टूडेंट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन है आपका, वहां अगर आपका ऑब्जर्वर सिचुएटेड है डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उस बॉडी में आपको यह भी हो सकता है कि वो बॉडी आपकी रेस्ट में हो, वो बॉडी आपकी मोशन में। क्लियर है? आगे और देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो बेटा जो आपके पास 3 डायमेंशनल एक्सेस हैं, ये जो आपके पास 3 डायमेंशनल एक्सेस हैं, अगर कोई बॉडी, देखिए समझिए आप, ध्यान से देखना यहां पर, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी ओरिजिन हमारा यहां पर होगा, यहां कहीं ओरिजिन होगा, यहां ओरिजिन होगा। क्लियर? अब कोई बॉडी है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारा ओरिजिन में होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ये जो बॉडी मोशन कर रही है वो अपनी पोजीशन को किस एक्सिस में चेंज कर रही? एक्स एक्सिस में चेंज कर रही। अगर कोई बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन इन 3 डायमेंशनल एक्सेस में से किसी एक एक्सेस के अलोंग चेंज करे तो वो बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन करेगी। यहां पे साफ साफ लिखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल व्हेन वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स इज स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। इट मीन्स इन 3 एक्सिस में से किसी एक एक्सिस में ही बॉडी की टाइम के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अब यहां पर अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में, इसे 1 डायमेंशनल मोशन को ही हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जैसे किसी रेलवे ट्रैक में ट्रेन का मोशन, जैसे ट्रक का मोशन रोड में, ये सब 1 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल। अब अगर हम बात करें कि कोई बॉडी है जो, मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी इस तरीके मोशन कर रही है, ध्यान से देखना, इस तरीके मोशन कर रही है ऐसे। क्लियर? तो वो अपनी पोजीशन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में चेंज करें। मान लो बॉडी अभी यहां पर है तो एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस और वाई एक्सिस में इतना डिस्टेंस होगा। अब अगर बॉडी आगे चली गई तो फिर एक्स में पोजीशन इतनी है, वाई में पोजीशन इतनी है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2 एक्सिस में मोशन कर रही है। सच टाइप ऑफ मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी इस तरीके मोशन कर रही है तो फिर वो अपनी पोजीशन को एक्स एक्सिस में भी चेंज कर रही है, वाई एक्सिस में भी चेंज कर रही है एंड जेड एक्सिस में भी चेंज कर रही है। इट मींस ये बॉडी जो है हमारी वो 3 डायमेंशनल मोशन करेगी। अगर मान सपोज दैट बॉडी कोई ऐसे मोशन कर रही है, इट मींस वो अपनी पोजीशन एक्स एक्सिस में भी चेंज कर रही है, वाई एक्सिस में भी चेंज कर रही है एंड बॉडी जो है अपनी पोजीशन जो है जेड एक्सिस में भी चेंज कर रही है। तो यार देखना ये होता है कि जो 3 डायमेंशनल एक्सिस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने ले रखा है, तो क्या वो बॉडी हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है? अगर चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे
कि बॉडी 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बॉडी हमारी केवल एक्स एक्सिस में ही अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी की 1 डायमेंशनल मोशन है। 2 एक्सिस में अगर चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन है। 1 डायमेंशनल मोशन को ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। एंड 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल किसी भी सिलेंडर के अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनका जो रैंडम मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन में आएगा। तो स्टूडेंट यहां पर सामने आपके जो भी डेफिनेशंस हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन एंड रेस्ट, इनको आप नोट कर लीजिए। ये सिंपल सी चीजें हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब जो है हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्लियर, डिस्टेंस। अब स्टूडेंट हम लोगों ने बात करी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि बॉडी मोशन में है, और अगर वो बॉडी जो है एक ही एक्सिस के में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही तो बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। क्लियर। देन ये हमारा जो है हो गया ओरिजिन, और ये है एक्स एक्सिस जिसके अलोंग एक कोई बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रही है। क्लियर। अब यहां पर स्टूडेंट ये ओरिजिन से मान सपोज दैट एट टाइम t1 एक बॉडी अपनी पोजीशन S1 शो कर रही है। इट मींस ओरिजिन से S1 पोजीशन में है। अब टाइम के साथ बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो इट मींस वो मोशन में है। एक्स एक्सिस में चेंज कर रही है, केवल एक ही एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही, तो बॉडी जो है हमारी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रही, इट मींस एक ही एक्सिस में मोशन कर रही, तो 1 डायमेंशनल मोशन हो रही। क्लियर। बॉडी ने अपनी पोजीशन S1 से चेंज करके S2 कर दी है। तब यहां पर जो टाइम इंटरवल हुआ तो हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टाइम इंटरवल जो हुआ, टाइम इंटरवल जो है वो हुआ फाइनल माइनस इनिशियल टाइम t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा t। ये टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इसके बाद में जो इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, इट मींस जो टोटल पाथ इसने कवर किया है, टोटल पाथ, तो वो हम देख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू S2। भाई यहां से अब ये S2 मीटर पोजीशन में है और पहले ये S1 मीटर पोजीशन में था, तो T1 टाइम से T2 टाइम जब चेंज हो गया हमारा, तो इसकी पोजीशन S1 से चेंज होकर S2 हो गई। तो चेंज इन पोजीशन, इट मींस टोटल पाथ इसने जो कवर किया है वो S2 माइनस S1 करके हम डेल्टा S फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये जो टोटल पाथ इस बॉडी ने कवर किया है, इस टोटल पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बनता है, टोटल पाथ कवर्ड by a body in a given time interval is called distance। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। सेकेंड थिंग, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट हो गई इसकी मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका कैपिटल L, बिकॉज लेंथ है तो लेंथ का कैपिटल है।
तो हमें ये देखना है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में वो बॉडी किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में टोटल पाथ क्या कवर कर रही है, उस टोटल पाथ को हम बोलेंगे कि ये इस बॉडी का जो टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी है ये उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट थिंग है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, कोई भी बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ covered by a body in a given time interval is called displacement। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना, ये हमारा ऑब्जर्वर है और एक बॉडी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मोशन कर रही है। क्लियर? एक बॉडी जो है हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है। अब इस कंडीशन में हमें t1 टाइम में बॉडी की पोजीशन है वेक्टर s1, उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। वेक्टर s1 ओरिजिन से पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गई, एंड सेकेंड पॉइंट है बी, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो बन रहा है वो ओरिजिन से पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, और ये है वेक्टर s2। अब स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो टाइम इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइम इंटरवल जो होगा हमारा, टाइम इंटरवल जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम करके हम लोग डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेंगे। एंड जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट तो भाई पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी कितनी बन रही है? ए बी। वो कितना बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट मींस वेक्टर ए बी, तो वो बन रहा है वेक्टर s2 माइनस वेक्टर s1, वेक्टर s2 माइनस वेक्टर s1। अब स्टूडेंट वेक्टर s2 का अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो वो वेक्टर OB है, वेक्टर OB है, और वेक्टर s1 का अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो वो वेक्टर OA। तो स्टूडेंट यहां से एक और डेफिनेशन ये निकल के आ रही है। एक और डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर जो है भाई, यहां से हमें समझ में आया ना, पॉइंट जो भी बॉडी मोशन कर रही थी तो इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए थी, फाइनल पोजीशन पॉइंट बी थी। फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OB है, जिसको हम वेक्टर s2 भी बोल रहे हैं, एंड इनिशियल पोजीशन का वेक्टर वेक्टर OA। क्लियर? तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जब हम करते हैं तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस जो थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी यूनिट मीटर है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल। क्लियर? अब स्टूडेंट हमें एक एग्जांपल लेना है और उस एग्जांपल में क्लियरली समझना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कितना आ रहा है। हमें बिल्कुल एकदम यहां पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप कंफ्यूज है। क्लियर? तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाते हैं। तो एग्जांपल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां समझते हैं, एक तरफ एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अ बॉडी is at a point A and then it moves towards point B. क्लियर? पॉइंट A से पॉइंट B का जो है, पॉइंट A से पॉइंट B का जो है डिस्टेंस है वो 3 मीटर है एंड पॉइंट O से पॉइंट A का डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। क्लियर? तो इस केस में हमें देखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कितना हुआ। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, ओरिजिन ये है, ऑब्जर्वर यहां। क्लियर? बॉडी पहले 4 मीटर डिस्टेंस कवर करती है पॉइंट ए की तरफ, फिर 3 मीटर पाथ कवर करती है पॉइंट बी की तरफ। क्लियर? देन जो टोटल पाथ होगा वो स्टूडेंट हमारा जो है, टोटल पाथ वो तो हमारा जो है होगा डिस्टेंस। इट मींस डिस्टेंस के लिए हमें टोटल पाथ देखना होगा। ठीक है? तो वो टोटल पाथ बन रहा है 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। देन इस कंडीशन में जब बॉडी जो हमारे पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक मूव करती है, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, तो जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारी 7 मीटर आ रही है। क्लियर? अब अगर स्टूडेंट बॉडी जो है हमारी पॉइंट ओ से पॉइंट ए एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, तो इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, और वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? क्लियर? और उस शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप जो है खींचेंगे इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। मतलब इनिशियली बॉडी पॉइंट ओ से जो है मूव करना स्टार्ट करती है और पॉइंट ए तक जाती है, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है। अब हमें करना क्या है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मीट कर देना है। ये जो बना यही हमारा जो है पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? सॉरी, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, और इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? अब इस डिस्प्लेसमेंट, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ओरिजिन से पॉइंट बी, जो फाइनल पॉइंट है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या निकला इस मोशन का? वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो निकल कर आ रहा है स्टूडेंट अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये डायगोनल की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इट मीन 25 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 एंड ये मिला जो है 5 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो आप समझ सकते हो कि व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट O to A and then point A to B for 4 meter and 3 meter respectively, then the total path is 7 meter। डिस्टेंस जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए सपोज दैट एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, पॉइंट ए से जो है बॉडी पॉइंट बी तक पहुंचती है। क्लियर? तो इस केस में सेकेंड एग्जांपल है ये, और जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की
वो हमारी स्मॉल आर है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक सेमी सर्कल में बॉडी जो है ट्रेवल करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर 2r होगा। क्लियर? बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ हमें देखना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच का, ये जो बना है शॉर्टेस्ट पाथ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहां पर अगर हम लोग डिस्टेंस को देखेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट, वो हमारा ये पाथ होगा टोटल पाथ, और वो टोटल पाथ होगा डिस्टेंस पेरीमीटर का हाफ। इट मीन्स 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई आर। तो क्लियर है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इन एग्जांपल से आप किस तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं। क्लियर? तो डिस्टेंस होती है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस हमारा स्केलर है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है। स्टूडेंट यहां पर एक चीज ये देखने की, एक मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ पाथ कवर कर रही है, बट एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर वो बॉडी जिस इनिशियल पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करती है, अगर मूव करके वहीं पर आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखिए आपको एक एग्जांपल बता, जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल हमारा, और अगर बॉडी पॉइंट ए से मूव करना शुरू करती है और फिर से पॉइंट ए में ही आ जाती है। क्लियर? पॉइंट ए में ही आ जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो तो 2 पाई आर आएगी, अगर रेडियस जो है स्मॉल आर है, डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर मिलती है आपको, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम। डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा वो जो है जीरो। क्लियर स्टूडेंट? तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस टोटल पाथ है एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं स्पीड। क्लियर? स्पीड, तो स्टूडेंट स्पीड क्या होती है? ठीक है ना, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्लियर, इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही तो कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगी। वो बॉडी 1 सेकेंड में जितना पाथ कवर करती है उसको ही हम लोग स्पीड बोलते हैं। भाई कोई बॉडी मोशन में है तो टाइम के साथ वो डिस्टेंस को कवर करती है। 1 सेकेंड में जो भी डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी उसको ही हम स्पीड बोलेंगे। क्लियर? इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय a body in unit time is called speed. सपोज स्टूडेंट की एक बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रही है और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा एस डिस्टेंस को कवर कर रही है। जैसे कि अभी हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करते समय देखा ही था, t1 टाइम में बॉडी स्टार्ट होती है, t2 टाइम में अपनी मोशन को बंद कर देती है। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो डेल्टा एस था। क्लियर? इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय a body in delta t time is delta s. क्लियर? डेल्टा टी टाइम में एक बॉडी डेल्टा एस डिस्टेंस को कवर कर। तो फिर स्टूडेंट
उस बॉडी की स्पीड क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, डेल्टा टी सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो डेल्टा एस मीटर, देन 1 सेकंड में जो भी उसने डिस्टेंस कवर की है वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो इसे ही हम एवरेज स्पीड बोलेंगे उस बॉडी की, एवरेज स्पीड बोलेंगे उस बॉडी की। इसको V बार से डिनोट करेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट आप यहां ये सोच रहे होंगे कि सर ने इसको एवरेज स्पीड लिखा है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो 1 सेकेंड में बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, क्लियर। बट स्टूडेंट आप ये सोचिए कि क्या इस टाइम इंटरवल के अंडर, मान लीजिए टाइम इंटरवल हमारा 15 सेकेंड का है, तो क्या इस 15 सेकेंड में बॉडी रेगुलर जो है अपनी, मतलब एवरी 1 सेकेंड में क्या बॉडी इक्वल पाथ को कवर कर रही होगी। क्या यहां कहीं ये कहा गया है कि बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। क्या हमने ये बात की है कि ईच एंड एवरी 1 सेकेंड बॉडी इज परफॉर्मिंग इक्वल डिस्टेंस। तो अगर यहां ऐसी कोई बात नहीं है, मे बी कि जो बॉडी मोशन कर रही है वो एवरी 1 सेकेंड में इक्वल पाथ को कवर ना कर रही है। लेकिन स्टूडेंट जब बॉडी यहां से मोशन करना स्टार्ट करती है और यहां तक जाती है, अपने एक पोजीशन से अगली पोजीशन तक जाती है, तो क्या दोनों पोजीशन के बीच बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से गई। अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से जाती है तो हम इसको स्पीड बोल देंगे, एवरेज स्पीड नहीं। व्हेन बॉडी इज परफॉर्मिंग, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और विथ इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, देन हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो वहां पर एवरेज स्पीड जैसा कोई मैटर नहीं। लेकिन अगर बॉडी की स्पीड में वेरिएशन हो रहा हो, अगर बॉडी अपनी स्पीड को चेंज कर रही हो, तो इस केस में स्टूडेंट डिफरेंट टाइम में बॉडी की स्पीड डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में हम जितना बड़ा टाइम इंटरवल लेंगे, हम उस टाइम इंटरवल के बीच में बॉडी की एक एवरेज स्पीड, या ये कह दें कि बॉडी अगर उस कांस्टेंट स्पीड से जाती तो भी इतना ही पाथ को कवर कर। हमें अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी की स्पीड को फाइंड आउट करना हो, क्लियर, इट मींस अगर हमें बॉडी की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर बॉडी की हमें स्पीड को फाइंड आउट करना हो, इट मींस बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है जो ऐसी मोशन परफॉर्म कर रही है कि उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज हो, तो इन सच केस बॉडी की स्पीड किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझना। तो हमें फाइंड आउट करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड v, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो है बॉडी की स्पीड को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको आप अच्छे से समझिए। मान लीजिए बॉडी जो है यहां पॉइंट O से, सॉरी ऑब्जर्वर ने देखा कि बॉडी पॉइंट A में है t1 टाइम में, और फिर बॉडी जो है पॉइंट B तक जाती है टाइम t2। यहां से यहां तक का जो भी है डिस्प्लेसमेंट वो मान लीजिए सपोज दैट डेल्टा एस। अब इस केस में अगर स्टूडेंट मान लीजिए यहां की पोजीशन S1 है, यहां की पोजीशन S2 है, और जो टाइम इंटरवल बना वो डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, डेल्टा s इज इक्वल टू s2 माइनस s1। अगर इस केस में स्टूडेंट हमें एक किसी पर्टिकुलर टाइम t में सोचना, दिमाग लगा के सोचना, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में बॉडी की स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल कंडीशन में हम डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t कर देंगे।
अब स्टूडेंट आपने जो टाइम इंटरवल लिया है वो t2 माइनस t1, इतना लार्ज टाइम इंटरवल, और इसी लार्ज टाइम इंटरवल की डिस्टेंस आपने ले ली। इट मींस आपने डिस्टेंस डिवाइड बाय जब टाइम किया तो ये यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड आ गई। अब मान लो सपोज दैट कि इधर कहीं बीच में बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में थी, इस बात को हम कैसे पता करें? इट मींस स्टूडेंट जितना बड़ा टाइम इंटरवल आप लेंगे उतना ही आप उस टाइम इंटरवल में बॉडी की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम अपने टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे तो हम उतने छोटे टाइम इंटरवल के बीच एक एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करें, और अगर हम पर्टिकुलर टाइम टी में ही टाइम इंटरवल को ले लें, इट मींस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल जब हम लेंगे, इट मींस टी से वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी के बीच यहां पर कहीं हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी अगर ले लेते हैं, यहां अगर हम कहीं छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लेते हैं, क्लियर स्टूडेंट? तो इस केस में हम इतने बीच के एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर हम टी के बिल्कुल पास, इट मींस टाइम टी में ही बने रहें, ऐसा टाइम इंटरवल लें, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम इंटरवल must be taken very small, it means delta t tending to 0। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आपको वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब टाइम टी में ही एक दुनिया का सबसे छोटा टाइम इंटरवल लेके आप उसी टाइम में बने रहेंगे। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस आएगी, उस डिस्टेंस अपॉन टाइम को करेंगे तो आप उतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, और जो लार्ज टाइम इंटरवल था वो वाली आप एक प्रॉब्लम को खत्म कर लेंगे। तो इस तरीके आप उस पर्टिकुलर टाइम में स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेना होगा और उसी टाइम, क्लियर? इट मींस ये जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू आप वेरी स्मॉल, इट मींस 0.0000 इनफाइनाइट टाइम 0 देन 1, इतना स्मॉल लेना होगा। इट मींस वो 0 भी ना रहे और आप वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल भी लें, क्लियर? तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी बनकर आई v इज इक्वल टू वो हुई लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड चाहिए तो फिर आपको टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेना होगा। फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम, टाइम इंटरवल मस्ट बी टेकन वेरी स्मॉल, इट मींस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस अपॉन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड ये जो है हमारी यूनिट हो गई, बिकॉज डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। अब स्टूडेंट यहां पर जो एक नई डेफिनेशन बन के आएगी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर स्टूडेंट? अभी आगे जो है जब हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कराएंगे तो वहां ds बाई dt के बारे में आपको क्लियर तौर पे बताएंगे, ठीक है? कि ये रेट, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारी चीज आपको जो है
वहां पर समझाएं। क्लियर। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो है ये जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी इट मींस इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता है। एंड इसका जो यूनिट बना है वो है मीटर पर सेकेंड। एंड जो डायमेंशनल फार्मूला आया है, डायमेंशनल फार्मूला बेटा लेंथ के लिए आप यूज करते हैं कैपिटल एल एंड टाइम के लिए टी, तो एल टी इनवर्स। क्लियर। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एल टी इनवर्स। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम लोग वेलोसिटी। क्लियर। यूनिट टाइम में बॉडी जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर। वेलोसिटी वेक्टर वी, स्पीड v से डिनोट करते हैं एंड वेलोसिटी को वेक्टर v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है? कोई बॉडी मोशन कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है, और 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसे ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इट मींस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट covered by a body in unit time is called velocity. क्लियर। अब सपोज दैट बॉडी ने डेल्टा टी सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डेल्टा वेक्टर एस है, देन बॉडी ने 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर का किया होगा दैट इज डेल्टा वेक्टर एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। देन जो वेलोसिटी बनी बॉडी की वो वेक्टर v इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, मीटर पर सेकेंड एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी होगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी को फाइंड आउट करना हो तो भी हमें टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेना होगा उसी टाइम पे रहने के लिए। अभी अगर हम ज्यादा बड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं और उस टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करते हैं, तो उस टाइम इंटरवल का हमें क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और अगर हमें पर्टिकुलर किसी टाइम की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो हमें उसी टाइम इंटरवल में उसी पर्टिकुलर टाइम में एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेना होगा। तो फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, for instantaneous velocity, time interval must be taken very small. It means delta t tending to 0. That instantaneous velocity vector v is equal to limit delta t tending to 0 delta vector s divided by delta t। इसको लिख सकते हैं d vector s divided by dt, मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से अगर हम स्पीड के तरीके एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट एनी पर्टिकुलर टाइम जो वेलोसिटी होगी उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? अब स्टूडेंट वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट जो बनी मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो हुआ लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, LT इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट? नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन। स्टूडेंट एक्सेलरेशन इसको वेक्टर A से डिनोट करते हैं। क्लियर? एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? क्लियर? मोशन जो है टू टाइप्स की, वो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन जो थ्री टाइप्स की है वो डिफरेंट तरीके से, ये एक डिफरेंट तरीका है एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। ये स्पीड और वेलोसिटी पर डिपेंड होकर डिफाइन किया गया है टू टाइप्स की मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, वो जब बॉडी कोई मोशन में है वो किस एक्सिस, किन किन एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर? अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब बॉडी कोई मोशन परफॉर्म करती है, टाइम के साथ बॉडी की स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है, ऐसी मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए आप बाइक में जा रहे हैं और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप बाइक में हैं और आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही बने रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इस कंडीशन में बाइक की मोशन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप बाइक में जो एक्सेलरेटर दिया गया है उसको आप यूज कर रहे हैं और बॉडी की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती जा रही, इन सच केसेस बॉडी हमारी एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही होती है। क्लियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। सच टाइप ऑफ मोशन आर एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे बाइक में जो लगा है उसे हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो एक्सेलरेटर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशन में आपको क्या समझना है कि जो बॉडी है हमारी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड है बॉडी। और अगर आप ब्रेक का यूज करते हैं जब बॉडी की स्पीड जो है डिक्रीज होने लगती है तो बॉडी को हम बोलते हैं कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेड हो रही बॉडी, रिटार्डेड हो रही बॉडी। इट मींस बॉडी की स्पीड डिक्रीज होने का मतलब यह है। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी उसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। 1 सेकंड में कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरीके से एक्सेलरेशन 1 सेकंड में बॉडी कितनी वेलोसिटी चेंज करता है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सपोज बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक t1 टाइम से t2 टाइम तक पहुंच जाती है। t1 टाइम में बॉडी को वेलोसिटी वेक्टर v1 और t2 टाइम में बॉडी को वेलोसिटी वेक्टर v2। तो बॉडी में जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t है और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो डेल्टा वेक्टर v है। तो डेल्टा t टाइम इंटरवल में बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया डेल्टा वेक्टर v। तो 1 सेकंड में बॉडी में जो वेलोसिटी का चेंज आया वो डेल्टा वेक्टर v डिवाइड बाय डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन बना वेक्टर a इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर v डिवाइड बाय डेल्टा t। यूनिट बनी मीटर पर सेकंड इट मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर हमें बॉडी का किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें फिर से टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेना होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, देन वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा वेक्टर v डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू d वेक्टर v डिवाइड बाय dt. इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है और डायमेंशन फॉर्मूला LT⁻². ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें.